नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम, आपकी अपनी आवाज। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात, और एक मुलाकात में आज हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर राजेश तोमर जी, वाइस चांसलर एमिटी यूनिवर्सिटी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका गूंज में। धन्यवाद कल्पना। और आज हम सर से बहुत सारी बातें जानने वाले हैं, क्योंकि सर एमिटी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, तो आप समझ सकते हैं ये जर्नी कहाँ से शुरू होकर कहाँ पर पहुंच गई है। तो सर, ये सारी चर्चा शुरू हो उससे पहले मैं यही जानना चाहूंगी, जीवन में हम सब कहीं ना कहीं से अपनी शुरुआत करते हैं, ऐसे में आपके सफर की शुरुआत कैसे हुई? अगर मैं शुरुआत से बात करूं तो अपनी प्राइमरी एजुकेशन से बात करूं जी। तो मैं एक ग्रामीण परिवेश में पढ़ा हूं और मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो गांव में हुई है जी। और एक प्राइमरी पाठशाला जो हमारी गांव में है, मैनपुरी में पड़ती है, उत्तर प्रदेश में, उसमें मैंने अध्ययन किया है 5वीं क्लास तक। और उसके बाद फिर मैं मैनपुरी में आ गया था। फिर मैनपुरी में 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक मैंने वहीं स्टडी की और इंटरमीडिएट एजुकेशन मेरी पीसीएम सब्जेक्ट्स में हुई है, पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में। और वहाँ से जब मैं निकला हूँ तो मेरे फादर इंडियन आर्मी में थे, तो उनका ट्रांसफर उसमें जम्मू कश्मीर से ग्वालियर हो गया। मैं इस वाफो में था कि मैं, अब चूंकि मैनपुरी में ये सुविधा नहीं थी कि साइंस में हम ग्रेजुएशन नहीं कर सकते हैं, तो फिर मैं सोच रहा था मेरठ जाऊँ, आगरा जाऊँ या लखनऊ जाऊँ। तो फादर बोले कि एक काम करो, मैं ट्रांसफर हो गया हूँ ग्वालियर, तो ग्वालियर आ जाओ। तो ऐसे करके 1987 में मेरा पदार्पण हुआ ग्वालियर में, और ग्वालियर की मिट्टी ने मुझे इतना प्यार दुलार दिया कि अब मैं ग्वालियर का ही होकर रह गया। पिछले 37 सालों से मैं ग्वालियर में ही हूँ, और अब तो ग्वालियर मेरा, लोग कहते हैं हम वहाँ पैदा हुए हैं तो मेरा दूसरा घर है। अब दूसरा घर नहीं, मेरा पहला घर अब ग्वालियर ही है जी। और मुझे लगता है विल पावर अगर आपकी स्ट्रांग होना तो जरूरी नहीं आप कहीं से भी आए, जैसे कि सर ने बताया ग्रामीण परिवेश से वो आते हैं, लेकिन जब आपने ठान लेते हैं ना कुछ करने का, जीवन में आगे बढ़ने का, तो चीजें मैटर नहीं करती। अब मैं ग्वालियर आ गया तो ग्वालियर में फिर ग्रेजुएशन के लिए, चूंकि फादर आर्मी में थे, तो पापा बोले कौन से कॉलेज एडमिशन लोगे। अब मैं चूंकि इतने बड़े सिटी से नहीं आया था, तो मुझे इतना आइडिया भी नहीं था कि कौन सा कॉलेज अच्छा है ग्वालियर का। मेरा परसेंट अच्छा था और मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में तीनों मेरा विशेष योग्यता थी, जिसको बोलते हैं डिस्टिंक्शन। और मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का टॉपर था 12th में। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा कॉलेज अच्छा है ग्वालियर में। तो पापा बोले कि जो अपनी यूनिट के पास हो वो देखना। तो हमारे फादर की यूनिट 5 फील्ड रेजिमेंट हुआ करती थी, जो कि वहीं पर 7 नंबर चौराहे पर, तो उसके पीछे एसएलपी कॉलेज था। तो एसएलपी कॉलेज में हमने एडमिशन ले लिया। फिर ग्रेजुएशन मेरी वहां से हुई। उसके बाद फिर फर्दर स्टडीज के लिए पापा बोले कि क्या करोगे। मैंने, मुझे एमबीबीएस करना है। बोले तुम ग्रेजुएशन कर चुके हो तो एमबीबीएस ये कौन सी डायरेक्शन है। तो बोले अच्छा ठीक, ट्राई करो। तो मैंने एमएससी में एडमिशन ले लिया। अब दो जगह डाइवर्ट होने से मेरा माइंड डाइवर्ट हुआ, फिर मैं हायर एजुकेशन तरफ बढ़ गया। और फिर एमएससी मैंने एसओएस से किया, एमएससी जूलॉजी लाइफ साइंसेस में करने के बाद फिर मैंने एमफिल वहीं से किया। पीएचडी जीवा यूनिवर्सिटी से किया। डॉक्टर रमेश माथुर मेरे गुरु रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में मेरी पीएचडी हुई है। और उसके बाद फिर मैंने करीब 17 साल तक जीवा यूनिवर्सिटी में कार्य किया जी। 2008 के आसपास ग्वालियर में एमिटी यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट आया, तो मुझे पता लगा, तो मैंने फिर वहां से स्विच किया। और मैं मतलब पहला व्यक्ति था जिसने ग्वालियर में एमिटी यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया, यूनिवर्सिटी खड़ी करने के लिए 2009 में। और 2009 से लेकर के और 2023 तक मैं एमिटी यूनिवर्सिटी में ही रहा। और मैं अलग अलग दायित्व में रहा वहां पर, जैसे कि डायरेक्टर, डीन एकेडमिक्स, डीन लाइफ साइंसेस। ऐसे करके 2023 अक्टूबर में मैं 1 साल के लिए भोपाल चला गया था, एक विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर बन के। फिर मुझे, चूंकि मेरी फैमिली यहाँ थी, तो भोपाल में मैं इतना एडजस्ट कर नहीं पाया जी। तो मैं वापस फिर अभी 20 अगस्त 2024 को मैंने दोबारा फिर एमिटी यूनिवर्सिटी ग्वालियर ज्वाइन कर लिया एज ए कुलपति। अभी कुलपति एक्चुअली कुलगुरु हो गया है जी। इंग्लिश में वाइस चांसलर ही बोलते हैं, लेकिन हिंदी में वो कुलगुरु हो गया है जी। तो ये हमारा एक पूरा जो शॉर्ट में जो पूरा व्रत है मेरे जीवन का, वो है जी। और यकीनन आप अपनी जर्नी को शब्दों में तो बयां कर देते हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस होते हैं, जो अनुभव होते हैं, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। लेकिन वो अनुभव जब आप साझा करते हैं आने वाले पीढ़ी के साथ, लोगों के साथ जो आपको सुन रहे हैं, तो आपके अनुभव से बहुत सारी चीजें हैं जो सीखते हैं। तो सर, जैसा कि आपने एक लंबी जर्नी तय की है, और जब भी हम किसी सफर की शुरुआत करते हैं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति हमारी इंस्पिरेशन बन जाता है, जिसको देख के हमें लगता है कि हाँ, हमें भी जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपके जीवन में आपके प्रेरणा स्रोत, आपके इंस्पिरेशन कौन है? इंस्पिरेशन एक नहीं, एक्चुअल में अलग अलग जीवन के स्टेजेस में अलग अलग इंस्पिरेशंस होते हैं। जब हम स्कूल में होते हैं तो हमारे स्कूल के टीचर इंस्पिरेशन बनते हैं जी। और जब हम हायर एजुकेशन में आते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल में, तो हमारे इंस्पिरेशन हमारे और हायर एजुकेशन के लोग बनते हैं।
ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी करते हैं, तो उसमें फिर इस तरह से हमारे जीवन में भी 2-3 इंस्पिरेशंस हैं, मैं जरूर आपसे शेयर करना चाहूँगा। पहला इंस्पिरेशन हमारे गुरु, जो कि हमारे बायोलॉजी टीचर हुआ करते थे, मिस्टर BD शर्मा। और उनकी एक बड़ी अच्छी खासियत थी कि हम लोग जब क्लास में पहुंचते थे तो उससे पहले बहुत बढ़िया बढ़िया रंग बिरंगे डायग्राम वो चौक से बना लिया करते थे। तो उन्हें देख के मैं लगता था कि सर की इतनी अच्छी ड्राइंग कैसे है। लेकिन मैंने ये देखा कि वो उस ड्राइंग को बनाने से पहले कम से कम घंटे 2 घंटे अपने चेम्बर में बैठ के प्रैक्टिस किया करते थे और फिर क्लास में आकर के बिना बुक देखे डायग्राम बनाया करते थे। तो उससे मुझे प्रेरणा मिली। मैंने कहा तो ऐसा भी किया जा सकता है, मतलब इतनी ज्यादा इनकी कमांड है इसके ऊपर कि उनको बुक की जरूरत नहीं पड़ती है जी। तो एक ये हुआ। दूसरा उससे ही जुड़ा हुआ हमारा एक संस्मरण है 1986 की बात है, 1986 की। उसमें मैं 11th में था। तो 11th में क्या हुआ कि बच्चे उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा बहुत ज्यादा इतना माहौल गंदा नहीं था, बीच में कुछ समय हुआ, हमारे टाइम बहुत स्ट्रिक्टनेस थी। तो 2-4-10 बच्चे ऐसे थे जो कि नकल में बिजी रहते थे। तो हमारे इन्हीं BD शर्मा जी ने एक प्रयोग किया। बोले मैं पेपर ऐसा बनाऊंगा जिसमें तुम्हें बुक अलाउड होगी। आज हम जिस ओपन बुक की बात करते हैं, मैं आपको 1986 की बात बता रहा हूँ ये कि 1986 में, मतलब आज से करीब 38 साल पहले ये प्रयोग हो चुका है। हमारे मैनपुरी में जो इंटरमीडिएट कॉलेज था हमारा GIC, उसमें ये प्रयोग हो चुका है और उन्होंने करके दिखाया कि अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो हम बुक भी खोल देंगे तब भी आप आंसर नहीं दे पाओगे। और वही हुआ। फर्स्ट डे जब मेरी ये एग्जाम चल रहा था तो मैं सब बच्चों के साथ बैठा हुआ था। तो वहां पर जो क्वेश्चन रखे गए वो क्वेश्चन, अब मेरी एक आदत रही कि लोग कहते हैं बुक वर्म, तो बाकी मैं बाहरी दुनिया से कट रहा हूँ, मैं बुक वर्म रहा हूँ। तो मेरे को आदत मेरी ये थी कि हर किताब का हर पेज अच्छे से पढ़ना है। तो स्थिति ये थी कि मुझे फॉर्मूला कौन से पेज पे लिखा हुआ है, कौन सा पेज नंबर है, ये भी याद रहता था। अब उसमें क्या हुआ कि क्वेश्चन आए। अब क्वेश्चन उन्होंने ऐसे पुटअप किए जो कि थोड़े घुमा फिरा के थे। अब वो बच्चे ढूंढ नहीं पा रहे, तो बाबा मेरा नाम ले, राजेश ये क्वेश्चन कहां से आया, राजेश ये क्वेश्चन कहां से आया। तो नेक्स्ट डे जब एग्जाम हुआ तो मेरे गुरु ने मुझे उठा करके दूसरे रूम में बैठा दिया और सारे बच्चों को अलाउ कर दिया, बोले अपनी बुक रखो। लेकिन ये था कि मैं चूंकि, मतलब देखिए ये होता है, इतना सब होने के बावजूद भी मैंने अपने हाथ में किताब नहीं रखी अपने पास, क्योंकि सबके लिए अलाउड थी। मैंने कहा मैं बुक क्यों रखूं। तो उससे मेरे गुरु ने मुझे इतना अप्रिशिएट किया कि उनका वो अप्रिशिएशन मेरे इतना काम आया कि मैंने जीवन भर यही अपने जीवन में उतारा, कभी भी कोई शॉर्टकट और गलत काम नहीं करना है। जो पाना है अपनी मेहनत से पाना है और मेहनत की दम पर ही जीवन में आगे बढ़ना है, चाहे कैसी परिस्थितियां आ जाए, समझौता नहीं करना है। और शॉर्टकट से जितना जल्दी आप ऊपर जाएंगे ना उतनी जल्दी नीचे भी आएंगे। तो ये आपको बहुत सोचना है, क्योंकि भागती दौड़ती जिंदगी में हम सब बहुत शॉर्ट टर्म में सफलता चाहते हैं। उसके बाद कल्पना हमारा जो नेक्स्ट जो स्टेप हुआ जीवन का वो ये रहा कि हमने जब डॉक्टर रमेश माथुर जी हमारे जब तो लेट हो गए, एक्सपायर हो गए हैं। उनकी पत्नी मेजर आशा माथुर है, आप जानते होंगे शायद, और उनकी बेटा 2 हैं। PhD में सर से मैंने ये सीखा कि कैसे धैर्य रखा जाता है, पेशेंस। क्योंकि PhD अपने आप में डिग्री ऐसी है कि बिना धैर्य के आप कुछ कर नहीं सकते हो उसमें। तो उनका जो तरीका था काम करवाने का वो ये था कि आपने जितना कर लिया है वो तो ठीक है, अब इसके आगे क्या कर सकते हो। मतलब मेरी PhD पूरी होने वाली थी और मुझसे बोलते हैं कि तुम एक काम करो, तुम इसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगाओ। मैं सर कौन सा वाला। बोले इसमें कोरिलेशन लगाओ। एक कोरिलेशन एक पैरामीटर होता है स्टैटिस्टिकल। तो मैंने कहा सर ये कोरिलेशन तो हमने पढ़ा है MSc में, लेकिन हम इसको मेरे पैरामीटर करीब 100 हैं, अगर हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो कॉम्बिनेशन करीब 1000 बनेंगे और 1000 में लगाना मेरे लिए करीब 6 महीने काम हो जाएगा सॉल्व करने में। तो नहीं कंप्यूटर आ गए आजकल। तो उस समय कंप्यूटर आए थे 486। आज जैसे आप Pentium 3 वो कहते हो ना, तो 486, देन आफ्टर Pentium 1, Pentium Celeron, फिर Pentium 2, Pentium 3, ये जल्दी नहीं कंप्यूटर्स की। आज हम Pentium 3 के ऊपर वाली स्टेज यूज कर रहे हैं, जो ग्राफिक्स वगैरह आ गया ना। अपना जो कौन सा है अभी i5 i3 है, i3 i5 i7 आ गया ना आजकल। इससे पहले 3 जनरेशन और आ चुकी हैं। उसके पहली जनरेशन जो थी, सेकंड जनरेशन, उसमें कंप्यूटर देखे बोले इसमें कुछ होगा, देखो ढूंढो इसमें। मैं सर आप बताओ ना क्या है। बोले मुझे नहीं पता, खुद ढूंढो। तो मैंने कहा सर मैं कैसे करूं इसको। बोले मुझे नहीं पता, मैं PhD नहीं करने दूंगा तुम्हारी इस तरह से। कोरिलेशन लगाओ, इसमें पता कैसे चलेगा कौन सा पैरामीटर ऊपर नीचे हो रहा है, स्टैटिस्टिकली प्रूव होना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं क्या करूं फिर। बोले तुम एक काम करो, अपनी उसमें जाओ, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है SOS में, वहाँ कंप्यूटर भी नए नए आए, वहाँ कोई ना कोई हेल्प कर देगा आपकी। तो वही मैं मैथमेटिक्स में भी गया। वहां मैंने पूछा तो वहां पर जिन लोगों से मेरी मुलाकात हुई HOD वगैरह से, उसमें जो थे, तो या जो टीचर्स थे वहां पर, उन्होंने सबने ये बोला कि ये तो नई चीजें हैं, आप क्या बता रहे, कोरिलेशन कैसे निकलता है इसके अंदर, नहीं हेल्प कर पाए। तो
फिर मैं मेरे कॉन्टेक्ट में आए डॉक्टर श्री प्रकाश थे यहाँ पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, उसमें कॉलेज था राजमाता कॉलेज। तो डॉक्टर माथुर ने मेरे से कहा कि आप एक काम करो, वहाँ श्री प्रकाश जी के पास चले जाओ, वो स्टैटिस्टिकल मेथड्स में काफी स्मार्ट हैं, शायद तुम कुछ हेल्प कर सके। तो उससे पहले मैंने सोचा मैं क्यों ना खुद कुछ ट्राई करूँ। तो कंप्यूटर में एक बड़ा अच्छा कमांड होता है हेल्प क्वेश्चन मार्क वाला, मैंने उसको क्लिक किया और क्लिक करके मैंने उसमें सर्च करना चालू किया, तो उसमें स्टैट्स एनालिसिस करके दिखाई दिया मेरे को। मैंने उसमें क्लिक मार के देखा तो उसमें वो पैरामीटर दिए थे। अब मैंने उसमें कोरिलेशन क्लिक किया, वो भी खुल गया। अब उसमें कोरिलेशन 1 कोरिलेशन 2 में दो पैरामीटर साथ डालने पड़ते हैं, एरे 1 एरे 2 बोलते हैं। अब एरे 1 एरे 2 में समझ गया मैंने, शायद ये दो पैरामीटर के आपस की एंट्रीज होंगी। मैंने एंट्री कर दी 2 पैरामीटर की। एंट्री करने के बाद अब रेट कैसे आएगा मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो मैं लगा रहा, फिर हेल्प किया। तो हेल्प करते करते 1 हफ्ते के अंदर मैं उसके उस स्टेज तक पहुंच गया जहां मैंने एक आंसर निकाल लिया। और जो कोरिलेशन के साथ विशेषता ये होती है, कोरिलेशन अगर 1 से कम आता है तो वैलिड है। मेरा आंसर 0.98 कुछ आया। मैंने कहा शायद कुछ है इसमें, दम है। मैं श्री प्रकाश जी से अब मिलूंगा जाकर के। तो मैं गया एग्रीकल्चर कॉलेज, मैंने कहा सर ये मैंने किया है कंप्यूटर से, आप चेक करके बताओ ये मैंने आंसर सही निकाला कि नहीं निकाला। बोले तुम कल आना, इसमें मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा मैनुअली, तब जाके बता पाऊंगा। ठीक है सर। उस समय मोबाइल टेलीफोन थी नहीं, लैंडलाइन फोन हुआ करते थे। तो मैं लैंडलाइन से पूछा वैसे कब तक आ जाऊं, तो बोले अभी कल दिन में 12 बजे आ जाना। गए हम, तो मेरे से जैसे किसी बोले राजेश तुमने जैसे भी किया हो मुझे नहीं बता, लेकिन तुम्हारा आंसर सही है। इस तरह से मेरे जीवन में ये शुरुआत हुई डॉक्टर माथुर सर की प्रेरणा से कि जीवाजी यूनिवर्सिटी में आई वाज द फर्स्ट पर्सन हु स्टार्टेड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस फॉर पीएचडी। और फिर लोगों ने कोरिलेशन, रिग्रेशन और जितने भी नए पैरामीटर होते हैं स्टैटिस्टिकल, वो सबने फिर उसमें इंप्लीमेंट करके आज तो खैर एसपीएसएस आ गया है। अब तो फटाक से डाटा पूरा निकल आता है, लेकिन हमारे टाइम में इतना आसान नहीं था ये सब। और टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी चीजें बहुत। तो उसमें देखो माथुर साहब का मैं वही कहा ना कि प्रेरणा देखो कि जितना पा लिया वो तो ठीक है, अब व्हाट नेक्स्ट। तो व्हाट नेक्स्ट की जो उनकी जो हमें इंस्पिरेशन मिली है वो आज भी मेरी जारी है। मैंने आज भी अपनी जर्नी स्टॉप नहीं की है। आज मैं वाइस चांसलर बनेगा हूँ तब भी मैं देखता हूँ व्हाट नेक्स्ट। ये व्हाट नेक्स्ट करते करते मेरे करीब 150 रिसर्च पब्लिकेशन हो चुके हैं, मेरे 24 पेटेंट फाइल हो चुके हैं, 1 पेटेंट ग्रांट हो चुका है, 17 पब्लिश हो चुके हैं और कई सारी कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, सिम्पोजियम अटेंड कर चुका हूँ। तो अभी भी मेरा मन नहीं भरा है, अभी मेरा वही मेरे सर ने जो मुझे बताया सिखाया, व्हाट नेक्स्ट जी। और मुझे लगता है सीखते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि आप उम्र के किसी भी पड़ाव में हो मैटर नहीं करता, आगे बढ़ते जाइए, सीखते जाइए, नए परचम करते जाइए। तो सर इसी के साथ मैं आपसे एक और बात जानना चाहूंगी। एमिटी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है आप, पद अपने आप में कई सारे दायित्व लेके आता है, जिम्मेदारियां आती हैं, चुनौतियां साथ में आती हैं। कितना चैलेंजिंग रहा इस पद पर काम करना? मेरा जो अनुभव है एमिटी में वो नया नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ डीन एकेडमिक्स रहा हूँ। तो जहाँ तक एकेडमिक्स का सवाल है तो वो मेरे कंट्रोल में रहा ही शुरू से। 2011 में यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई है, तो 11 से लेकर 23 तक 12 साल एकेडमिक्स में नहीं देखा है डीन एकेडमिक्स। और मेरा डायरेक्टर भी था बायोटेक्नोलॉजी का। तो बायोटेक्नोलॉजी में हमारी पूरी जो उपलब्धियां हैं वो ग्वालियर में पता ही सब लोगों को। लेकिन जो भोपाल जाके मैंने सीखा वो मैंने ये देखा कि काफी मतलब डिफरेंस है ग्वालियर में और भोपाल में, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम ये समझते हैं कि भोपाल का माहौल एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया होगा। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि मैंने 1 साल वहां काम किया है, हमारा ग्वालियर एजुकेशन के मामले में भोपाल से आगे है। और जो एजुकेशन बच्चों ग्वालियर में दे रहे हैं, चाहे वो स्कूल की हो चाहे वो कॉलेज की हो, वो स्कूल का मुझे आइडिया नहीं है भोपाल का, लेकिन हाँ यूनिवर्सिटी और कॉलेज का तो मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि ग्वालियर जैसी एजुकेशन पूरे मध्य प्रदेश में कहीं नहीं। यकीनन जब हम जब सीखते हैं, आसपास देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, तभी तो कंपैरिजन कर पाते हैं। तो जितना आपको मौका मिले अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए, अपनी चीजों को एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि समय वही है, समय अपनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है, बस हमें भी उसी के साथ ताल के साथ आगे। अब यहाँ पर जब मैं दोबारा आया हूँ, अभी ज्वाइन किया मैंने 20 अगस्त को, तो नो डाउट अब चैलेंजेस थोड़े बढ़ गए हैं, क्योंकि कुलपति का पद, जैसे कुलगुरु कहते हैं आज की डेट में, कुलगुरु का पद बहुत ज्यादा दायित्व जिम्मेदारी वाला होता है। और उसमें सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन और चीजें भी आती हैं। तो कई सारी बच्चों की समस्या होती हैं, कई सारा सामाजिक प्रेशर भी होता है, तो उस सबको बैलेंस करना होता है। और मैं समझता हूँ एक एकेडमिशियन को एडमिनिस्ट्रेशन करने में दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि उसने एकेडमिक्स को एडमिनिस्ट्रेट किया होता है, तो दूसरी चीजें फिर उसको रेगुलेट करने में ज्यादा समस्या नहीं आती है। मेरा एक ही सिद्धांत है जीवन का, अगर आप ईमानदारी से सज्जनता से काम करेंगे तो आपको निडर होकर काम करना है। किसी बात से डरना नहीं है कि आपका कोई भी काम ऐसा नहीं हो जाए जिसमें कि आपका नुकसान हो जाएगा। नुकसान कभी नहीं होता, ईश्वर हमेशा आपके साथ रहता है। अगर आप सही हैं तो ईश्वर आपके साथ है। मेरा यही सिद्धांत है जीवन का। मैं समझता हूँ कि इसी सिद्धांत से मैं आगे बढ़ता रहूंगा और जीवन में जो चल रहा है
सफलता के नए नए आयाम गढ़ूंगा ईश्वर कृपा से। और हमारा समाज हमेशा हमारे साथ है और अच्छी चीजें हमेशा ही समाज में एक्सेप्ट की जाती हैं। अगर कोई गलत चीज अगर प्रसारित करता भी है तो गलत चीज या झूठी चीजों के कहते हैं ना कि ज्यादा दिन नहीं होते हैं, वो तो फिर अल्टीमेटली कहीं ना कहीं एक्सपोज हो जाती है। सर कोर्सेज की बात करना चाहूंगी मैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं फिलहाल जो एमिटी यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं? एमिटी यूनिवर्सिटी में करीब 9-10 हमारे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं जी, जिसको हम अगर आम भाषा में बोले तो कॉलेज कहते हैं। मतलब आप मान सकते हो कि ग्वालियर के 9-10 कॉलेज हैं जिनको अगर आप एक साथ इकट्ठा कर दें तो उससे यूनिवर्सिटी बनेगी, ऐसा है एमिटी यूनिवर्सिटी। जी, जैसे कि पहला है हमारा सबसे बड़ा जो है वो है एमिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में हमारे पास जो कोर्सेज हैं उसमें बीटेक, एमटेक, पीएचडी सभी हैं, और बीसीए है, एमसीए है, और जितनी ब्रांचेस होती हैं कंप्यूटर की जैसे है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, आईटी है, ये सारी ब्रांचेस इंजीनियरिंग की हमारी सारी चलती हैं। दूसरा जो इंस्टीट्यूट है वो है हमारा एमिटी बिजनेस स्कूल, जिसमें हमारे बीबीए और बीकॉम और एमबीए चलते हैं, पीएचडी भी है उसमें। तीसरा इंस्टीट्यूट हमारा है एमिटी स्कूल ऑफ कम्युनिकेशंस, और एमिटी कम्युनिकेशन स्कूल हमारा जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन कोर्स चलाता है जिसमें बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी सभी प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर। जी, इसके बाद हमारा है एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जिसमें हमारे बीएससी, एमएससी, पीएचडी और बीएससी एमएससी ड्यूअल प्रोग्राम चलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के ही हैं। बीएससी बायोलॉजी भी है जो कि हमारा केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी में है। इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी हो गया हमारा ये। फिर हमारा एमिटी लॉ स्कूल। एमिटी लॉ स्कूल में हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ज़्यादा पॉपुलर हैं, जैसे कि बीबीएलएलबी, बीएलएलबी, बीकॉम एलएलबी, ऐसे ही एलएलएम भी हमारे यहाँ है, पीएचडी भी है हमारे यहाँ। जी, ये हमारे लॉ के प्रोग्राम्स हैं। जी, इसके बाद हमारा एक और अच्छा प्रोग्राम चलता है जिसको कि हम कहते हैं फार्मेसी। फार्मेसी में हमारे यहाँ बी फार्म और अभी इस साल से एम फार्म भी चालू हो गया है, जी, और पीएचडी भी हम लॉन्च करेंगे, एम फार्म चालू हो गया है इसके बाद। और साथ में ही हमारा जो इंस्टीट्यूट दूसरा है वो है एमिटी स्कूल ऑफ बिहेवियरल साइंसेस। उसमें हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम चलता है जिसको बोलते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी, जो कि एमफिल का होता है और वो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से अप्रूव्ड है। उसमें एमफिल में सिर्फ 8 सीटें रहती हैं और वो सीटें हमारी हाल भर जाती हैं क्योंकि वो प्रोग्राम बहुत पॉपुलर है। एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी करने के बाद कोई प्रैक्टिस कर सकता है, तो डॉक्टर के साथ बैठते हैं वो लोग और कहीं ना कहीं काउंसलिंग और उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। ऐसे ही उसमें एमए है, बीए भी है साइकोलॉजी में ही। जी, और इसके अलावा हमारे पास जो दूसरे प्रोग्राम्स हैं उसमें अपना ये फार्मेसी के अलावा जैसे हमारा लिबरल आर्ट्स भी है, तो लिबरल आर्ट्स में बीए पॉलिटिकल साइंस है, बीए हिस्ट्री है, इस साल से हमने बीए इंग्लिश भी लॉन्च कर दिया है। तो आप इन शॉर्ट में कह सकता हूँ कि कोई भी हमारा ऐसा नहीं है जो प्रोग्राम हमारे यहाँ न चलता हो एक्सेप्ट मेडिकल। अभी हम मेडिकल पर फोकस नहीं कर रहे हैं, बाकी हमारे इंजीनियरिंग, फार्मेसी, साइंसेज सब्जेक्ट्स, लिबरल आर्ट्स लगभग सभी प्रोग्राम हमारे यहाँ उपलब्ध हैं जो कि हमारे यूजी से लेके पीएचडी तक चलते हैं। जी, और एमिटी यूनिवर्सिटी को लेके मैं जरूर इतना कहना चाहूंगी, ग्वालियर में जो बदलते टाइम के साथ एजुकेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, कहीं ना कहीं एमिटी ने जो बदलाव लाया है जो एजुकेशन की फील्ड में, वो वाकई में सराहनीय है। और सर आप लोग ऐसे ही आगे काम करते जाए, बढ़ते जाए, एजुकेशन के हब में काम करते जाए, आगे बढ़ते जाए, प्रगति करें। लेकिन सर इसी प्रगति के साथ कई सारे बच्चों के क्वेश्चंस, उम्मीदें भी जुड़ी होती हैं। सो एक जो सबसे जरूरी बात जो कहीं ना कहीं हर बच्चे के मन में, चाहे वो एमिटी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो या फिर फ्यूचर में होने वाला हो या जुड़ने वाला हो, ऐसे में मैं जानना चाहूंगी सर करियर अपॉर्चुनिटीज और प्लेसमेंट हर बार हर बच्चे के लिए एक बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, किस तरह के प्लेसमेंट यूनिवर्सिटी में आते हैं? हमारे एमिटी यूनिवर्सिटी में एक सेल है जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट रिसोर्स सेंटर। जी, कॉर्पोरेट रिसोर्स सेंटर में हमारी पूरी टीम काम करती है जिसमें एक डायरेक्टर होता है और उसके अंदर बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं जिनका काम यही होता है कि लीड्स लेकर के और कंपनियों को इनवाइट करना, और जो अच्छी कंपनियां हैं वो हमारे यहाँ विजिट करती हैं। और हमारा अभी तक का जो पैकेज है लास्ट ईयर तक का, वो पैकेज हमारा लास्ट 35 लाख तक का हम प्लेस कर चुके हैं बच्चों को, इंजीनियरिंग वालों को। जी, और डिपेंड करता है बच्चे का किस तरह का स्ट्रीम है, किस पर्टिकुलर प्रोग्राम को उसने ज्वाइन किया था। तो एक एवरेज पैकेज अगर आप देखेंगे तो करीब करीब हमारा 7.5 से 8 लाख का पैकेज बच्चों को मिल जाता है। जी, और बच्चे के अपने कैलिबर पर डिपेंड करता है। इंजीनियरिंग का बच्चा हमारा कई बार क्रैक कर जाता है, अच्छे पैकेज को भी फैच कर लेता है। तो हम लोग तो एजुकेशन बच्चों को अच्छी देते हैं, लेकिन बच्चों की अच्छी ट्रेनिंग भी जो है, बच्चों का अपना जो डेवलपमेंट है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने कुछ चीजें और ऐड की हैं। जैसे 3 चीजें जो हम लोग कंपल्सरी बच्चों को पढ़ाते हैं, जो हर बच्चे को पढ़नी पड़ती है, वो है
एक है बिहेवियरल साइंस, दूसरा है फ्रेंच, कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जी फ्रेंच और इंग्लिश, जी दो। तो ये 3 कंपलसरी है, चाहे आप बच्चे लिबरल आर्ट्स के हों, चाहे वो कॉमर्स के हों, चाहे किसी के भी हों, जी साइंस के हों, बायोटेक्नोलॉजी के हों, फार्मेसी को, सबको कंपलसरी पढ़ना ही पढ़ना है उसको। तो इससे बच्चे की पर्सनैलिटी अपने आप इतनी डेवलप हो जाती है कि बाय द टाइम ही और शी कंप्लीट्स द डिग्री, उसको कहीं ना कहीं प्लेसमेंट बड़े आराम से हो जाता है। जो बच्चे हमारे प्लेसमेंट मांगते हैं उनका प्लेसमेंट होता है। और बदलते टाइम में बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, तो आपको भी अपने अंदर अपडेशन करते रहने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे आप आउटडेटेड हुए वैसे पीछे हो जाएंगे। तो अपडेट करते रहिए अपने आप को, आगे बढ़ते रहिए। सर, सबसे बड़ी बात जो आज के यूथ के थ्रू मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप बच्चों से घिरे हुए रहते हैं सर, वीसी है, बहुत सारे आपको बच्चे, मतलब आपने एक लंबा जर्नी तय की है सर, और उसी जर्नी में आप खुद विद्यार्थी रहे, विद्यार्थियों से घिरे रहे, आपने सीखा शिक्षकों से, लेकिन कहीं ना कहीं उस जर्नी में आपने सर ये भी फील किया होगा कि कई बार हम जब विद्यार्थी जीवन में होते हैं, अवसाद में घिरना एक बहुत नॉर्मल सी बात है, डिप्रेशन जैसे मैं बोलूं, तो क्या अगर कोई स्टूडेंट डिप्रेशन में अगर फील करे तो उसे क्या करना चाहिए, या किन चीजों को वो अगर छोड़े तो वो डिप्रेशन से बाहर आ सकता है? कल्पना, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि ये मैं आपको पहले बता नहीं पाया। जी हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियरल साइंस है, जी जिसको बोलते हैं एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियरल एंड अलाइड साइंसेस, उसमें हमारे पास एक काउंसलिंग सेल है। अगर हमारे यूनिवर्सिटी का कोई बच्चा अगर किसी भी तरह के ऐसे बिहेवियर एग्जिबिट करता है जिसमें कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है और हमेशा सर में दर्द हो रहा है या थोड़ा चिड़चिड़ापन दिखा रहा है, तो हम सजेस्ट करते हैं कि आप बेटा एक बार करो, काउंसलिंग सेल में चले जाओ। और वहाँ हमारे जो एक्सपर्ट काउंसलर्स हैं, क्लिनिकल जो साइकोलॉजिस्ट हमारे हैं, क्योंकि सारे प्रोफेसर जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, जी उसमें हमारे BA, MA, MPhil क्लिनिकल साइकोलॉजी चलते ही हैं ऑलरेडी, तो वो सब ट्रेंड है। बहुत सारे तो हमारे प्रोफेसर सेवाएं देते हैं JH में, फ्री में जाते हैं वहाँ पर, जी मतलब काउंसलिंग करने के लिए। तो ऐसे बच्चों के लिए हम अलग से सेशन कराते हैं काउंसलिंग का। तो हमारे काउंसलिंग एक्सपर्ट्स उनके कुछ टेस्ट लगाते हैं। एक मेरे को ज़्यादा टेस्ट नहीं पता, बट एक टेस्ट रोसाक टेस्ट होता है, ऐसे बहुत सारे टेस्ट होते हैं। तो उससे बच्चे की ओवरऑल पर्सनैलिटी क्या है वो निकल के सामने आ जाती है, बच्चा किस प्रॉब्लम में है, क्या समस्या हो सकती है। तो बच्चों को काउंसलिंग करने का एक सिस्टम होता है। तो ये तो हमारी एमिटी का प्रयास है, लेकिन समस्या कहाँ है, मैं उसके बारे में थोड़ा बात करना चाहूंगा। बिल्कुल। समस्या है आजकल के यूथ की, वो ये है कि आजकल का हमारा यूथ सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा समय व्यतीत करता है, डेफिनेटली। और उसका जो स्क्रीन टाइम है, जिसको कि बच्चे मोबाइल में चेक भी कर लेते हैं कितने घंटे हम रहे स्क्रीन पर। पेरेंट्स बेचारे नहीं जानते, लेकिन बच्चों को पता हम कितने घंटे रहे हैं। पेरेंट्स अगर पता लग जाए तो पेरेंट्स जरूर पूछे, हाँ बताओ तुम्हारा स्क्रीन टाइम क्या है, तो बताएंगे नहीं, आई नो दैट। तो स्क्रीन टाइम बच्चों को बहुत बढ़ गया है। और स्क्रीन टाइम बढ़ने से क्या होता है कि जब आप लगातार मोबाइल को अपने आंखों के सामने रखोगे, नेचुरली मोबाइल यूज कर रहे हो तो आंखों के सामने रहेगा, लैपटॉप यूज करोगे तो उसके सामने रहोगे, तो इसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है, ये साइंटिफिक है, वो आपके मन मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है और आपको पता भी नहीं चलता है। आपका चेहरा, आपका मन, आपके बॉडी के सेंसरी ऑर्गन्स सब प्रभावित होते हैं। अल्टीमेटली ये तो चीजें फिजिकल हुई कि आपका चेहरा बिगड़ रहा है, आपका कहीं ना कहीं आइस पे इफेक्ट हो रहा है, ईयर हो रहा है, आपकी हियरिंग कैपेसिटी कम हो रही है क्योंकि आप हमेशा ईयरबड्स यूज करते हैं। जब प्रभाव ये आपके मस्तिष्क में पहुंच जाता है तब बच्चा डिप्रेशन में जाता है। और वो क्यों जाता है? क्योंकि उसको पता ही नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। अभी जैसे मैं तो दूसरे बच्चों क्या बोलूं, मैं खुद अभी जैसे कोई काम करना चाहूँ और अगर स्मार्टफोन हाथ में लिया है तो पता लगा पहले उंगली पहुंच जाती है व्हाट्सएप और फेसबुक पे जी। तो ये नहीं होना चाहिए ना। ये गंदी आदत पड़ गई हम लोगों की कि हम जैसे मोबाइल खोलते हैं, काम कुछ और करने चले तो किसी को कॉल करना है और हमने उसको ऑन किया, जैसे ही मोबाइल को ऑन करते से ही सीधा उंगली से पहुंच जाती है। तो ये जो हैबिट पड़ गई है ना, ये तो सबकी पड़ गई है आजकल, मतलब बच्चे नहीं सबकी हो गई है। लेकिन क्या बड़े जो है वो संभाल लेते हैं अपने आप को, बच्चे उसमें घुसते चले जाते हैं। और मेजर कॉज बच्चों का वो ये है कि बच्चे आजकल टेक्स्ट बुक से स्टडी नहीं करते हैं। हमारे टाइम बहुत होता था, हमारे डिप्रेशन वर्ड हमारे टाइम में था ही नहीं। जब हम लोग स्कूल कॉलेज में थे तो ये अवसाद वर्ड था ही नहीं हमारे जीवन में। अब क्या है, अब बिल्कुल ये मतलब कहते हैं ट्रेंड कर रहा है, अब तो ट्रेंड कर रहा है। जिसको देखो डिप्रेशन में, बोले क्या हो गया, डिप्रेस है। क्यों डिप्रेस है पता नहीं, मन नहीं लग रहा है। ये सारी समस्या जो बिल्कुल मेरा तो मैंने पॉइंट किया है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ ओवर यूज ऑफ these you can say the social media and the smartphone and all this. तो आपको समझना है, जिम्मेदारी आपकी है, जीवन आपका, स्मार्टफोन का यूज आप जितना कम करेंगे उतना ही ऐसी प्रॉब्लम से आप दूर रहेंगे। और बहुत अच्छी बात कही सर ने, ये आपको किस तरह से हार्म कर रहा है, आपकी लाइफस्टाइल में आपको आगे आपको इस तरह से हार्म कर रहा है कि आपको पता भी नहीं चल रहा है। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन एक बड़ा इफेक्ट आप पे डालती है, तब आपको एक लंबे टाइम के बाद समझ में आता है कि इसका कारण ये था। सोचिए, विचारिए और फिर आगे बढ़िए, क्योंकि जीवन आपका है, जिम्मेदारी आपकी है। थैंक यू सो मच सर, बहुत सारी बातें हमने की, लेकिन अंत में एक और बात, बच्चों की बात हुई, कॉलेज की बात हुई, लेकिन कहीं ना कहीं हम जब सामाजिक परिवेश से जुड़ते हैं तो माता पिता भी उतने ही जिम्मेदार होते हैं बच्चों के साथ। क्या कहना चाहेंगे उन सभी पेरेंट्स से जो आपको सुन रहे हैं?
मेरा सारे पेरेंट्स से एक ही निवेदन है कि आप बच्चों की डेली एक्टिविटीज पर ध्यान दें और बच्चों के इस तरह की बातों में ना आया करें कि वो बोल रहे हैं कि नहीं हमारे तो जो टीचर हैं वो सारी चीज़ें मोबाइल पे भेजते हैं, हम मोबाइल पे ही पढ़ते हैं, सब कुछ देखते हैं। आप थोड़ा सा उनकी पर्सनल लाइफ में, मैं नहीं कहता हूँ कि बच्चे बड़े हो जाए, समझदार हो जाए, फिर आप मत इंटरफेयर करिए, लेकिन जो स्कूल गोइंग किड्स हैं उनके हाथ में स्मार्टफोन थोड़ा सा कम दीजिए और ये भी देखिए वो स्मार्टफोन का यूज क्या कर रहे हैं जी। क्योंकि अगर आप नहीं इंटरफेयर करेंगे तो वो फिर अपनी मनमानी करेंगे और फिर बड़े हो जाएंगे, फिर आप उन्हें रोक नहीं पाएंगे। आज पेरेंट्स की मैं समझता हूँ, मतलब मैं अब खुल के नहीं बोलना चाहता हूँ इसके बारे में, कई पेरेंट्स ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि सर आप मेरे बच्चों को मना कर दो वो ट्रिप पे ना जाए। जैसे हमारे प्रोफेसर बताते हैं मैं आकर के, सर ऐसी सी समस्या आती है, जैसे ट्रिप पे कहीं बच्चों को भेज रहे हैं हम, यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, बड़े हो गए हैं, घर में माँ बाप से कहते हैं हमारे सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं तो मैं क्यों ना जाऊँ या मैं क्यों ना जाऊँ। तो चाहे बॉय हो या गर्ल हो, घर में मतलब उनकी पेरेंट्स को माननी पड़ती बात उनकी। कई पेरेंट्स ऐसे हमने देखे हैं जो बोलते हैं आकर के सर आप मना कर दो, हमारी इच्छा तो नहीं है जाए। तो ये समस्या क्यों घर से पैदा होती है? आप अपनी कुछ चीजें, पेरेंटिंग जो कहते हैं ना, पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हमने बच्चों को सिखाया है कि बेटा देखो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जो टीचर्स होते हैं वो टीचर्स आर लाइक योर पेरेंट्स, बट रिमेंबर दे आर नॉट योर पेरेंट्स। दैट्स व्हाई दे कैन टेक हार्श डिसीजंस आल्सो अगेंस्ट यू। इफ यू आर इंडिसिप्लिन दे कैन पनिश यू आल्सो। घर में ये सब नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स और टीचर इन दोनों को मिलकर के ही बच्चों को देखना पड़ेगा, तभी बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलप हो पाएगी, तभी वो सही मायने में एक देश के अच्छे नागरिक बन पाएंगे। अगर दोनों में से कोई भी पलड़ा अगर कमजोर होगा, कोई भी पक्ष कमजोर होगा, तो फिर समस्या सॉल्व नहीं हो पाएगी। और बच्चे आपके हैं, जिम्मेदारी आपकी है, जिम्मेदार नागरिक, जिम्मेदार पेरेंट्स होने के तरीके से अगर आप सोचें तो बहुत सारी बातें हैं। अपने बच्चों से बात कीजिए क्योंकि बात करने से ही बात बनती है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए। थैंक यू कल्पना, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू दी 90.1 FM गूंज 90। कोई बात नहीं यार। Thank you Kalpana for inviting me for this interaction, for having such kind of good conversation with you, and you asked some good questions that may be helpful for the generation, for the young generation. And I thank 90.8 FM. I thank the director of the 90.8 FM, Ms. Kriti Singh, who has invited me and given this opportunity. Finally, I want to wish all the citizens of Gwalior and India and abroad a very happy Deepavali. थैंक यू सो मच सर। सो ग्वालियराइट्स, ये था एक मुलाकात में आज का सफर। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक कहीं मत जाइए, सुनते रहिए कल्पना के साथ गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज।